Hi everyone, welcome to Learning Impact. In today's lecture, we will study about sociology, introduction to history of sociology, origin of sociology as an academic discipline through 5 ages, which is pre-Enlightenment era, Enlightenment, Industrial Revolution, positivism, anti-positivism, emergence of qualitative and quantitative sociology. At the end, we will discuss a branch of sociology which is historical sociology, and then we will draw conclusion of the whole lecture. So let's start. सोशियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। ये डेफिनेशन हम फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, बाय डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट। पहले ही हम पढ़ लेते हैं मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी को डिफाइन किया, इट इज स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन क्या होता है? एनी एक्शन विच इज बिहेव इन सच अ मैनर दैट इट अफेक्ट द एक्शन ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल। Sociology as an academic discipline has been evolved through many centuries and many sociologists have contributed to lay down the foundation of it. सोशियोलॉजी जो आज एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ है तो उसके पीछे डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के कंट्रीब्यूशन थे। जैसे अभी हमने पढ़ा मैक्स वेबर है, तो इन्होंने इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? जो सोशल एक्शन का टर्म था वो सोशियोलॉजी में इन्होंने ऐड किया है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट एक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल फैक्ट्स हैं, वो दिया इमालदार खान ने। तो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने सोशियोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया एंड इन दिस वे इट एक्सपैंड एंड बिकम एन एकेडमिक डिसिप्लिन। सोशियोलॉजी कैन बी प्योर अप्लाई सोशियोलॉजी डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजिस्ट। अगर सोशियोलॉजिस्ट का ऑब्जेक्टिव सीकिंग नॉलेज है तो वो प्योर सोशियोलॉजी है। अगर सोशियोलॉजिस्ट का ऑब्जेक्टिव अप्लाई नॉलेज इन सोसाइटी है तो वो अप्लाई सोशियोलॉजी है। Sociology deals with the study of society from micro level to global level analysis. ये different level of society को study करता है। different level of analysis है, 4 levels है, micro, macro, meso, ठीक है, global level। ये हम second lecture में पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी। हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। एंशियर हिस्ट्री है कि उस वक्त सोशियोलॉजी का टर्म नहीं था, लेकिन जो इसका सब्जेक्ट मैटर है ना सोसाइटी, तो उसके बारे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए जा रहे थे जो कि बाद में फिर सोशियोलॉजी में ऐड हुए। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी कैन बी ट्रेस बैक टू ग्रीक्स वेयर men believe that man is social animal, so the need of society is indispensable. सोसाइटी की सिस्टमैटिक स्टडी स्टार्ट हुई ग्रीक्स से, जिन ग्रीक्स ने स्टार्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटो एंड एरिस्टोटल है, दे आर फ्रॉम ग्रीक्स। उस वक्त लोगों का कॉन्सेप्ट था कि मैन जो है वो सोशल एनिमल है, तो इनके लिए सोसाइटी जो है वो जरूर होनी चाहिए, इट इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी। प्लेटो इन हिज रिपब्लिक एंड एरिस्टोटल इन हिज एथिक्स एंड पॉलिटिक्स डिस्कस सोसाइटी। इन्होंने सोसाइटी को अपनी बुक्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए कि सोसाइटी कैसे होनी चाहिए। डिफरेंट और भी फिलोसफर थे, लाइक फॉर एग्जांपल थॉमस हॉब्स, रूसो, अबुल फजल, इन्होंने सोसाइटी को अपने वर्ड्स में डिफाइन किया। ऑरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ है तो ये 5 मेजर एजेस में हुआ है। अगर हम इसके पूरी हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम 5 एराज में डिवाइड करें तो वो इस तरह होगा कि प्री इनलाइटनमेंट एरा था, फिर उसके बाद इनलाइटनमेंट एरा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पॉजिटिविज्म एंड एंटी पॉजिटिविज्म। ये 5 एराज है जिससे सोशियोलॉजी इसमें मॉडिफिकेशन होती गई। इट पास थ्रू दिस 5 एजेस एंड इमर्ज एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन एज टुडे। तो इनकी यहाँ पे टाइमलाइन भी दी गई है, ठीक है। मेजर सोशियोलॉजिस्ट ऑफ डिफरेंट एराज। डिफरेंट एरा जो हमने अभी बताया उसमें क्या कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, उसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक को अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो प्री एनलाइटनमेंट एरा था उसमें कौन से सोशियोलॉजिस्ट गुजरे? मार्टिन ली थे एंड इब्न खल्दून थे। फिर एनलाइटनमेंट एरा में मैरी वॉस्टरनक्राफ्ट एक फेमिनिस्ट थी, लेकिन चूंकि उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ा इसलिए हम इसको इस एस्पेक्ट से पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? सोसाइटी पूरी की पूरी रिशेप हो गई। पॉजिटिविज्म एज में क्या हुआ? ऑगस्ट कॉम्टे आए एंड हैरिट मार्टिनॉ, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। ऑगस्ट कॉम्टे इट इज नॉन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। हैरिट मार्टिनॉ जो है शी इज नॉन एज द मदर ऑफ सोशियोलॉजी। फिर उसके बाद पॉजिटिविज्म एंड एंटी पॉजिटिविज्म एज के दरमियान एक इंटरमीडिएट फेज आया जिनमें बहुत से सोशियोलॉजिस्ट गुजरे जिन्होंने बहुत से अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए सोशियोलॉजी में। इट इंक्लूड कार्ल मार्क्स, मीड, वार्ड, हर्बर्ट स्पेंसर, दरखान, साइमन, ये सारे जो है ये हम एक एक करके भी डिस्कस करेंगे। एंटी पॉजिटिविज्म एज आया जिसमें मैक्स वेबर आए, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद पहले क्या था? प्री इनलाइटनमेंट एरा था। प्री इनलाइटनमेंट एरा 13वीं सेंचुरी में था। इसमें फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट मार्टिन ली थे, ये एक्चुअली थे चाइनीज हिस्टोरियन, लेकिन इसको हम इसलिए कहते हैं कि इन्होंने सोशियोलॉजी में भी चूंकि कंट्रीब्यूशन दिया है। वो क्या था कि ही वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द सोशल डायनामिक्स
as an underlying component of the historical development in his encyclopedia called the General Study of the Literary Remains. इन्होंने एक encyclopedia लिखा जिनका नाम था General Study of Literary Remains. इसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम कहा कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रही है सोसाइटी में, इसके पीछे रीजन क्या है? सोशल डायनामिक्स है. सोशल डायनामिक्स किसे कहते हैं? सोशल डायनामिक्स रिफर टू अ इंडिविजुअल और द ग्रुप बिहेवियर. ठीक है, it referred to a behavior of group that result from the interaction of individual group members as well as to a study of the relationship between individual interaction and group level behavior. हम जब इंडिविजुअल इंट्रैक्शन को अलग पढ़े, ग्रुप लेवल इंट्रैक्शन को अलग पढ़े, या इन दोनों को रिलेशनशिप में पढ़े, ये सारे सोशल डायनामिक्स में आते हैं. मतलब कोई भी इंट्रैक्शन आप स्टडी करें, चाहे वो दो फ्रेंड्स के दरमियान है, चाहे वो ग्रुप्स के दरमियान है, ठीक है, वो सारा सोशल डायनामिक्स कहलाता है. इट इज रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक व्यू ऑफ द सोशल इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स और सोशल ग्रुप्स. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है सोशल डायनामिक्स की? फैमिली इंट्रैक्शन है, फ्रेंड्स कम्युनिकेशन, ये सारा. फिर उसके बाद सेकेंड सोशियोलॉजी जो कि इब्न खल्दून, जिन्होंने सोशियोलॉजी में कंट्रीब्यूट किया, ही वाज फ्रॉम टूनेशिया. इन्होंने लिखा अ थ्योरी ऑफ द सोशल कॉन्फ्लिक्ट कंपैरिजन ऑफ द नोमैडिक एंड सेडेंटरी लाइफ. इन्होंने सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया, सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके पीछे एक थ्योरी दी अपनी. नोमैडिक एंड सेडेंटरी लाइफ. सेडेंटरी लाइफ क्या होती है? क्या आप मोबाइल लाइफ नहीं होती, ठीक है, आप एक जगह पे परमानेंट आपका रेजिडेंस होता है. नोमैडिक लाइफ जिनको हम खाना बदोश कहते हैं, जो वॉन्डरिंग लाइफ होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. इन दोनों की लाइफ के कंपैरिजन बताया. डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, स्टडी ऑन द ट्राइबल सोशल कोहेशन. इब्न खल्दून इज नॉन एज द वर्ल्ड फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट. ये एमसीक्यू में आ सकता है. वर्ल्ड फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट कौन थे? इब्न खल्दून थे. यहाँ पे अभी तक चूंकि सोशियोलॉजी नहीं आया था, सोशियोलॉजी वर्ड, इसलिए अभी इनका सारा कंट्रीब्यूशन चूंकि था सोसाइटी के लिए, इसलिए इनको बाद में हमने जब सोशियोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इमर्ज हुआ तो फिर इन सबको भी सोशियोलॉजिस्ट कहा गया. लेकिन इस वक्त इनको इब्न खल्दून या ये सारे जो है इनको फिलोसफर्स कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त जो सोशियोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि सोशियोलॉजी अभी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इवॉल्व ही नहीं हुआ था. तो हम कह सकते हैं कि इब्न खल्दून ही वॉज फिलोसफर और उन्होंने सोशियोलॉजी में ये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. ठीक है, तो जब बाद में सोशियोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ तो वर्ल्ड फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट का टाइटल किसको मिला? इब्न खल्दून को, क्योंकि इनकी जो मेजर जो इनकी कंट्रीब्यूशन थी वो सारी सोसाइटी में थी, जो कि बाद में सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बना. ठीक है, ओके. फिर इसके बाद है इनलाइटनमेंट एरा. इनलाइटनमेंट किसे कहते हैं? इस एरा में क्या हुआ था? इट वाज एक्चुअली अ मूवमेंट ऑफ द 18th century that stressed the belief that science and logic it give people more knowledge and understanding than tradition and religion. इनलाइटनमेंट एरा, इस एरा का असल बिलीव ये था कि हमें ट्रेडिशन या रिलीजन से उतनी नॉलेज नहीं मिलती, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती जितनी हमें साइंस एंड लॉजिक से मिलती है. ठीक है, जब इनलाइटनमेंट एरा आया, पहले लोग रिलीजन और ट्रेडिशन इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हर चीज़ को साइंटिफिकली स्टडी करना शुरू किया, उनकी लॉजिक से बात करनी शुरू की, उनके आर्ग्यूमेंट्स दिए जिन पे वो बिलीव करते थे, तो उनके एविडेंस दिए, सिस्टमैटिकली स्टडी किया. तो तब जाके लोगों ने क्या किया? कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया, कुछ चीज़ों को रिजेक्ट किया. जो ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल बिलीव्स थे जिनके बाद में एनलाइटनमेंट हुआ, मतलब उन्होंने जो साइंटिफिक स्टडी था उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया. तो बहुत से ऐसे ट्रेडिशंस थे जो कि एनलाइटनमेंट एरा के बाद रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उसकी कोई साइंटिफिक फाउंडेशन नहीं आई, उसकी कोई जो है सिस्टमैटिकली जब उसको स्टडी किया तो उसका ह्यूमन के लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं थी. इट वॉज अ मूवमेंट अराइज इन फ्रांस एंड ब्रिटेन. सोशियोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इनलाइटनमेंट एरा में? इन द 18th century द एज ऑफ इनलाइटनमेंट फिलोसफर्स दे डेवलप जनरल प्रिंसिपल दैट कुड बी यूज्ड टू एक्सप्लेन सोशल लाइफ. इन्होंने सोशल लाइफ को एक्सप्लेन करना शुरू किया. फिलोसफर्स स्टार्टेड टू रिस्पॉन्डिंग टू सोशल इल्स इन हाउ इट कैन ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स. और डिफरेंट फिलोसफर्स ने डिफरेंट सोशल इश्यूज पे डिस्कशन स्टार्ट की, क्योंकि उससे पहले जैसा सब कुछ चल रहा था उसी को ट्रेडिशन मान के लोग चल रहे थे. लेकिन जब एनलाइटनमेंट एरा आया तो फिलोसफर्स ने डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उन्होंने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया, उन्होंने उस पर स्टडी करना स्टार्ट किया, और उन्होंने दे वर होपिंग कि दे कैन ब्रिंग सोशल रिफॉर्म. ठीक है, अगर एक चीज़ सोसाइटी में चल रही है और साइंटिफिकली वो प्रूव हो जाए कि वो बात गलत है, तो सोशल रिफॉर्म उसको आप चेंज कर सकते हैं थ्रू साइंटिफिक एविडेंस. ठीक है, एनलाइटनमेंट रीशेप द पीपल व्यू ऑफ सोसाइटी. पहले लोग सोसाइटी को जिस तरह देखते थे, एनलाइटनमेंट एरा के बाद वो काफ़ी चेंज हुआ. कैसे? एनलाइटनमेंट एरा के बाद लोगों ने इंडिविजुअल्स को कैसे
उनका परसेप्शन ये हुआ कि मैन आर फ्री इंडिविजुअल्स, ठीक है, दे व्यू मैन एज अ फ्री इंडिविजुअल. Sociologists think that social laws could be discovered and society could be improved by means of rational and empirical inquiry. इन्होंने सोशल लॉज को स्टडी करना शुरू किया, कोई ऐसे लॉज जो कि सोशल, जिसके बेस पे सोसाइटी रन हो, जिस तरह फिजिक्स में और बाकी में एक लॉज होते हैं जिस पे पूरी फिजिक्स बेस होती है. इस तरह सोशियोलॉजिस्ट ने सोचना शुरू किया कि ऐसे सोशल लॉज भी पॉसिबल हैं जिस पे पूरी सोसाइटी रन हो, ठीक है. दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ न्यू नॉलेज इन मोर logical and scientific way. They start realizing that everyone in society is equal and should be given equal rights. इसकी फॉर एग्जाम्पल मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट एक लिबरल फेमिनिस्ट थी. इन्होंने विमेंस कंडीशन पे बात की, जो उस वक्त की सोसाइटी में विमेन के खिलाफ क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर उन्होंने बात की. लेकिन उसके जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन थे सोसाइटी में, चूंकि उस वक्त की सोसाइटी ज़्यादा पैट्रियार्कल थी, तो वो सारे जो उनके वॉइस थे वो इग्नोर किए गए. एंड सिंस द 1970s मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट has been widely considered the first feminist thinker of the consequences. लेकिन उसके बावजूद 1970s तक जो मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट थी वो फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर कहलाई गई, ठीक है. तो ये एक एग्जाम्पल है कि लोग उस वक्त हर इंडिविजुअल को समझते थे कि दे आर इक्वल इन सोसाइटी एंड दे शुड बी गिवन इक्वल राइट्स. फिर उसके बाद आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. जो इनलाइटनमेंट एरा था उसने लोगों की सोच को चेंज किया, विच हम कह सकते हैं कि वो क्या था, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट था. लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया, ये इसको हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या मटेरियल डेवलपमेंट. पूरी की पूरी सोसाइटी ही रिशेप हो गई इससे. इनलाइटनमेंट एरा ने लोगों की सोच को, लोगों की थिंकिंग को रिशेप किया. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सोसाइटी को रिशेप किया. A period of the scientific and technological development is called industrial revolution. जब इंडस्ट्रीज आई फर्स्ट टाइम तो उस वक्त क्या हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई और जो है सोसाइटी की पूरी रिशेप हो गई. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड 1750 से 1840 तक था. सोशियोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. सोसाइटी वाज ग्रेटली इफेक्टेड बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एज इट टोटली रीशेपेड. सोसाइटी बिकम मोर मोबाइल. उससे पहले वो इतनी मोबाइल नहीं थी. लोग जो है वो ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल एरियाज थे वहाँ पे रहते थे, और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो लोग अर्बन एरियाज की तरफ उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट किया. पीपल saw new kinds of employment as industries form. न्यू kinds of employment, फैक्ट्रीज में न्यू kinds of labor आया, जिसमें लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा कि सोसाइटी में इस किस्म की एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है. millions of people they move into cities and turn away from their traditional religious beliefs. और जिनके ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीव्स थे वो वक्त के साथ कमजोर होते गए एंड दे मूव इनटू द सिटीज एंड लीड टू द अर्बनाइजेशन, ठीक है. फिर उसके बाद आया पॉजिटिविज्म एज. पॉजिटिविज्म एज में डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जो है वो इमर्ज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है. इससे पहले जितना भी एज गुजरा, प्री इनलाइटनमेंट एरा, इनलाइटनमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वो सारा इम्पैक्ट डाल रहा था सोसाइटी पे. अभी जो पॉजिटिविज्म एज और एंटी पॉजिटिविज्म जो आ रहा था, अब वो सोशियोलॉजी की तरफ आ रहा है. एन अप्रोच टू स्टडी ऑफ सोसाइटी दैट रिलाइज स्पेसिफिकली ऑन एम्पिरिकल साइंटिफिक एविडेंस सच एज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म. पहला कॉन्सेप्ट आया, पहले हम पॉजिटिविज्म की डेफिनेशन पढ़ते हैं. इट इज अ कॉन्सेप्ट, एक अप्रोच लोगों ने बताया. क्योंकि इनलाइटनमेंट एरा में लोगों ने कहा कि हर चीज़ को साइंटिफिकली और लॉजिकली इसको स्टडी करना चाहिए. तो पॉजिटिविज्म जो ये अप्रोच था कि हम सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करेंगे. जिस तरह सोशल साइंसेज में कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उससे क्या लेबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे डेटा लेते हैं, इस तरह हम सोसाइटी को भी इसी तरह साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू कंट्रोल एक्सपेरिमेंट और स्टैटिस्टिक्स से हम स्टडी करेंगे. उसको हम, इस कॉन्सेप्ट को पॉजिटिविज्म कहा जाता है. Positivism believed that we should not study beyond the boundaries of what can be observed. It denied metaphysics. Positivism का मेन एक ये भी आर्ग्यूमेंट था कि हम वो चीज़ें स्टडी करेंगे जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. हम मेटाफिजिकल चीज़ों को या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी नहीं करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मेटाफिजिक्स में क्या आता है, मेटाफिजिक्स जो है ये फिलॉसफी की एक ब्रांच है. इसमें आता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ रियलिटी क्या है, ठीक है, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज रियलिटी, इस किस्म की चीज़ों को जो है वो मेटाफिजिक्स में स्टडी करते हैं. व्हाट इज ट्रूथ, ठीक है. तो इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि इनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. हम वो चीज़ स्टडी करेंगे विच कैन बी ऑब्जर्व. पॉजिटिविज्म की जो अप्रोच है, इसके हम एग्जांपल में इमाल दरखान की स्टडी ले सकते हैं. उन्होंने सोसाइटी को कैसे स्टडी किया, उन्होंने डिफरेंट प्रोविंसेस से
डेटा कलेक्ट किया, स्टैटिस्टिकली उसको स्टडी किया एंड देन आखिर में कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो जो हम कह सकते हैं जिसने प्रैक्टिकली पॉजिटिविज्म को अप्लाई किया वो इमादर खान थे, जिन्होंने सुसाइड को स्टडी किया था। पॉजिटिविज्म एज में दो फिलोसफर्स गुजरे, दो सोशियोलॉजिस्ट गुजरे हैं। पहले थे ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे 1798 से 1857 इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ है। Okay, origin of term sociology. Auguste Comte, he was the first who coined the word sociology. पॉजिटिविज्म एज में क्या हुआ, सोशियोलॉजी का भी टर्म आ गया, ठीक है। इससे पहले सोशियोलॉजी का टर्म नहीं था, लोग सोसाइटी को स्टडी कर रहे थे। टर्म सोशियोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1780 बाय फ्रेंच एसेइस्ट जोसेफ सीज इन एन अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट। ये फर्स्ट टाइम दिया था जो जोसेफ सीज थे, लेकिन इन जो जिस मैन्युस्क्रिप्ट में इन्होंने ये टर्म दिया था इट वाज अनपब्लिश्ड। 1838 में दिस टर्म वाज री इन्वेंटेड बाय द ऑगस्ट कॉम्टे। तो हम जनरली यही कहते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे इज नॉन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, कि ये टर्म उन्होंने ही दिया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे, कौन थे? ऑगस्ट कॉम्टे ओरिजिनली स्टडी टू बी एन इंजीनियर बट लेटर बिकम अ प्यूपल ऑफ द सोशल फिलोसफर क्लैडी हेनरी द रॉवे कॉम्टे द सेंट साइमन। ये एक्चुअली जो है इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन बाद में एक सोशल फिलोसफर थे जिनका ये नाम है, ठीक है। इनके स्टूडेंट बने, जिसके बाद उनका सोशल फिलोसफी में इंटरेस्ट आया। इनके कुछ फिलोसफिकल थॉट्स थे। कॉम्टे और उनके जो टीचर थे दोनों ये सोचे थे कि सोसाइटी कुड बी स्टडी यूजिंग द सेम साइंटिफिक मेथड यूटिलाइज इन द नेचुरल साइंसेस। ये वही है जो हमने पॉजिटिविज्म में पढ़ा कि सोसाइटी को हम उसी तरह लॉस से पढ़ेंगे जिस तरह हम नेचुरल साइंसेज में लॉस पढ़ते हैं, इस तरह फिजिक्स के अपने लॉस होते हैं, इस तरह हम सोसाइटी के लिए भी कुछ लॉस डिफाइन कर सकते हैं। Moreover, he further believed that once scholar identified the laws that govern society, sociologists could address social problems such as poverty and poor education. और उसने कहा कि जिस तरह फिजिक्स होती है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल साइंस है, उसमें जो लॉस होते हैं, हम अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास पहले से फार्मूला होता है, हम वो अप्लाई करके वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। इस तरह ये लोग बिलीव करते थे कि हम सोसाइटी के लिए भी पहले हम लॉस को डिस्कवर कर लेंगे और फिर सोसाइटी के जितने भी सोशल इश्यूज होंगे, सोशल प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट मेजॉरिटी, वो सोशल प्रॉब्लम्स क्या होती है जो सोसाइटी के मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अफेक्ट करे, लाइक पॉवर्टी है, पुअर एजुकेशन है। तो अगर हमने वो सारे लॉज जो है वो फर्स्ट डिफाइन कर दिए, डिस्कवर कर दिए, फिर हम वो सारे लॉज अप्लाई करके हम सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये इनकी थिंकिंग थी। कॉम्पटन नेम द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल पैटर्न एज पॉजिटिविज्म। और जो पॉजिटिविज्म था ये कॉन्सेप्ट दिया था ऑगस्ट कॉम्पटन ने, ठीक है। पॉजिटिविज्म क्या था? साइंटिफिक अप्रोच, कि हम साइंटिफिक स्टडी करें सोशल पैटर्न की, जिस तरह नेचुरल साइंसेज में होती है, वहां पे जो है वो नेचर की स्टडी होती है, यहाँ पे हम सोशल पैटर्न को साइंटिफिकली स्टडी करेंगे। कॉम्टे ने कुछ बुक्स लिखी। कॉम्टे डिस्क्राइब हिज फिलोसफी इन सीरीज ऑफ बुक्स। इन्होंने लिखा अ कोर्स ऑन पॉजिटिव फिलोसफी 1830 से 1842 तक, अ जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म। ये दोनों इनकी मेजर बुक्स थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने इस पॉजिटिविज्म की फिलोसफी को फर्दर एक्सप्लेन किया। जो इनकी बुक थी द कोर्स ऑन पॉजिटिव फिलोसफी, इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इस बुक में उसने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इन सोशियोलॉजी ये लॉ दिए, ठीक है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस इन सोशियोलॉजी। इसमें उन्होंने कहा कि जो लेवल ऑफ पीपल थिंकिंग है, लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ पीपल, ये इन द पैसेज ऑफ टाइम 3 स्टेजेस से होके गुजरी है, ठीक है। उसने जो सारे इनलाइटनमेंट एरा गुजरा, जो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन गुजरा, तो उन सबको माइंड में रखते हुए उसने कुछ लेवल्स बताए। उसने बताया कि पहले हमारा जो लेवल ऑफ पीपल थिंकिंग था वो था थ्योरेटिकल स्टेज, ठीक है। और उस थ्योरेटिकल स्टेज में क्या हुआ, कॉज ऑफ एनीथिंग हैपनिंग इज गॉड विल और स्पिरिट और मैजिक। और उस वक्त लोग समझते थे कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में, जो कुछ भी हो रहा है वो सब अल्लाह की मर्जी है, गॉड विल से हो रहा है। वो हर चीज की जस्टिफिकेशन रिलीजन के बेस पे देते थे, या कहते थे कि कोई मैजिक है। वो खुद किसी चीज के लिए खुद कोई साइंटिफिकली नहीं सोचते थे और समझते थे कि इनके अपने एक्शंस का इसमें कोई रोल नहीं है, बल्कि सब कुछ तो गॉड की मर्जी से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज अगर फॉर एग्जाम्पल जो भी क्लाइमेट चेंज है, अगर जो है
फॉर एग्जाम्पल अगर समर वेकेशन, समर ज़्यादा होती है, विंटर कम हो, या कोई भी चेंज आती है, एयर पोल्यूशन होता है या फ्लडिंग होती है, ठीक है, तो इसके लिए थ्योरेटिकल स्टेज पे लोगों की क्या थिंकिंग थी कि ये गॉड विल से हो रहा है, गॉड हमसे नाराज है इसलिए फ्लडिंग हो रही है, या इसलिए जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है, या बाकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स इनके इर्द थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, मेटाफिजिकल स्टेज आए। मेटाफिजिकल स्टेज में उन्होंने कहा नॉट एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ गॉड बट आवर एक्शंस आर सो इन्वॉल्व। ये स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज कहलाता है। इसको कहते हैं कि नहीं, फिर लोगों ने सोचना शुरू किया कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है वो गॉड विल से ही हो रहा है, या सब कुछ जो है वो गॉड ही कर रहा है, कुछ हमारे अपने एक्शंस भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। इसे जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज की एग्जांपल ही लेते हैं, इसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज लाइक जो ह्यूमन मैड एक्टिविटीज है, उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, इसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो हवा में आया और उसने अफेक्ट किया सी लेवल को। तो इस तरह जो लोगों ने थिंकिंग स्टार्ट की कि हमारे अपने एक्शंस भी हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स को जनरेट कर रहे हैं और इसमें उनका अपना रोल भी है, सिर्फ ये गॉड की विल से नहीं है। तो लोगों ने रिलीजन से हट के थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना शुरू किया। फिर उसके बाद आया मेटाफिजिक्स के बाद आया पॉजिटिविज्म एज। पॉजिटिविज्म स्टेज पे क्या हुआ, पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कॉजेज ऑफ इश्यूज बेस्ड ऑन साइंस। इन्होंने हर चीज को भी साइंटिफिकली स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट। सोसाइटी में जितनी भी चीजों को इन्होंने स्टडी किया, वो स्टडी किया कॉज एंड इफेक्ट के इशू से, कॉज एंड इफेक्ट के अप्रोच से, कि इसका कॉज क्या है एंड इसका इफेक्ट क्या है। तो जो थ्योरेटिकल स्टेज था जिसमें वो रिलीजन को बेस बनाते थे, पॉजिटिविज्म एज में बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। रिलीजन से और ट्रेडिशन से बहुत दूर जाके इन्होंने हर चीज पे साइंटिफिकली अप्रोच जो है वो स्टार्ट किया। एंड ये साइंटिफिकली अप्रोच कब आया, जब एनलाइटनमेंट एरा आया, ठीक है। तो जो लॉ ऑफ 3 स्टेज इन सोशियोलॉजी है, जिसमें असल में ऑगस्ट कॉम्टे ने लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ पीपल को 3 स्टेजेस में उन्होंने इस तरह डिफाइन किया। Comte believed that science of sociology should be based on the systematic observation and classification, not on authority and speculation. That's why he gave the concept of positivism in his book The Course on the Positive Philosophy, and he called positivism as positive philosophy. इसने positivism को क्या कहा, इसको कहा पे positive philosophy है। तो ये 3 stages थे, law of 3 stages in sociology। फिर उसके बाद सोशियोलॉजिस्ट आई हैरियट मार्टिनोती, ये इनकी जो है लाइफ स्पैन है। शी इज द फर्स्ट वुमेन सोशियोलॉजिस्ट। फर्स्ट वुमेन सोशियोलॉजिस्ट कौन थी, ये भी आप एमसीक्यू के लिए याद कर ले, हैरियट मार्टिनोती, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट कौन थे, इब्न खल्दून थे। फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन थे, ऑगस्ट कॉम्टे। हैरियट मार्टिनो कौन थी, शी इज द फर्स्ट वुमेन सोशियोलॉजिस्ट। She was a writer who addressed many social sciences issues. Her writing career began in 1831 with a series of stories titled Illustrations of the Political Economy, in which she tried to educate ordinary people about the principles of economics. इनकी ज़्यादातर वर्किंग जो थी वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थी, लेकिन इन्होंने सोशियोलॉजी में भी कंट्रीब्यूशन दिया। पॉलिटिकल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इब्न खल्दून ने, हम पढ़ चुके। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उन्होंने दिया था, ठीक है। सोशियोलॉजी में इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, क्या था। She was the first who translated Comte writing from French to English. Hence, she introduced sociology to English speaker scholars, and that's why she is known as the mother of sociology. जितने भी कॉम्टे की राइटिंग्स थी, जितने भी उनके वर्क थे, उन सब को फ्रेंच से इंग्लिश में उन्होंने कन्वर्ट किया, और ताकि इंग्लिश स्कॉलर्स भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। She further noted that belief in all being created equal was inconsistent with the lack of the women's rights. Much like Mary Wollstonecraft, Martone was often discounted in her own time by the male domination of academic sociology. और ये था कि वो समझती थी कि जो कॉन्सेप्ट एनलाइटनमेंट एरा से आया कि ऑल मैन आर इक्वल, उसने कहा कि ये कॉन्सेप्ट तो है बट स्टिल जो विमेन राइट्स है वो उनको नहीं मिल रहे, विमेन को उस कैटेगरी में उनको नहीं डाला जा रहा, डेट दे आर आल्सो इक्वल टू द अदर्स, ठीक है। तो इसमें भी उन्होंने काम किया, लेकिन उस वक्त उनकी सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, जिस तरह मैरी वोllstonecraft के साथ हुआ, इस तरह हैरियट मार्टिने के साथ भी हुआ कि इसके वर्ड को ज्यादातर इग्नोर किया गया। फिर उसके बाद आया इंटरमीडिएट फेज बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड एंटी पॉजिटिविज्म एज। एंटी पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविज्म के दरमियान ये हम कह सकते हैं एक रेस्टिंग पीरियड था, ये एक इंटरमीडिएट फेज था, या ट्रांजिशन फेज भी कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ, पहले आया कार्ल मार्क्स, ही रिजेक्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म पे अब डिफरेंट फिलोसफर्स ने अपने अपने व्यूज देना शुरू किए।
और ही रिजेक्ट पॉजिटिविज्म, उसने अपना कॉन्सेप्ट दिया। वो कौन थे? ही वॉज अ जर्मन फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट। ही रिजेक्ट पॉजिटिविज्म। उसने सोशियोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन किया? ही बिलीव दैट सोसाइटी ग्रेव एंड चेंज इज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस, ठीक है, ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसने कहा कि हमारी सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो असल में सोशल क्लास के बेस पे है। सोशल क्लास उसने फर्स्ट टाइम डिफाइन किया, और किस तरह डिफाइन किया? उसने कहा दैट अ ग्रुपिंग ऑफ पीपल इनटू अ सेट ऑफ द हायरार्की सोशल कैटेगरीज, इसको हम कहते हैं सोशल क्लास। जब आप सोसाइटी के रहने वाले यानी सोसाइटी के इंडिविजुअल्स को आप एक खास बेसिस पे इनको एक खास हायरार्की दे दें, उसको हम कहते हैं सोशल क्लास बन गई। जिस तरह अपर मिडिल क्लास है, अगर हम कास्ट सिस्टम पे लेते, जरा ब्राह्मण दलित है, ठीक है, ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसने जो कार्ल मार्क्स ने जो सोशल क्लास बताया वो ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। In 1848 he and Friedrich Engel they co-authorized the Communist Manifesto। इन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया which was the Communist Manifesto। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या मतलब? उनका मैन्युस्क्रिप्ट लिखा, क्योंकि ये कैपिटलिज्म के बहुत अगेंस्ट थे। इन्होंने इनका असल थ्योरी ही ये थी कि कैपिटलिज्म जो है उन्होंने हमारी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट लेकर आया है अपर और लोअर क्लास में। पूरी की पूरी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक क्लास के पास है, और बाकी क्लास जो है जो कि उनके उनके इंडस्ट्रीज में या उनकी फैक्ट्रीज में एज अ लेबरर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैप आ गया है मटीरियल एसेस टू मटीरियल में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का क्या था? दिस बुक इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट इन हिस्ट्री। Main argument in the Communist Manifesto is that creation one class of people will end the problem of continuous class struggle and cycles of revolution between the bourgeoisie and proletariat। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं, जर्मन वर्ड्स हैं, ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन में भी रॉन्ग हो, विच नेवर लीड्स टू ट्रू रिफॉर्म्स। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसने कहा कि हमारी सोसाइटी में जो सोशल क्लास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये कैसे रिजॉल्व होगा? हमने पूरी सोसाइटी को एक क्लास बनाना होगा, हमें सोशल क्लासेस खत्म करने होंगे, हायरार्कीज खत्म करनी होगी, और इसके लिए उसने कहा कि ये तब खत्म होगी जब कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करेगा कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का सिस्टम आएगा तभी जाके जो है ये पॉसिबल है। Karl Marx further argued that inequalities of capitalism would become so extreme that workers will eventually revolt। उसने कहा कि लोग क्या करेंगे? लोग खुद इस चीज से तंग आ जाएंगे, जो कैपिटलिज्म उसको बार बार एक्सप्लॉइट कर रहा है, लोग इस इनइक्वालिटी से इतने तंग आ जाएंगे कि खुद वो इसके खिलाफ एक बगावत करेंगे। और इसके लिए उसने एक टाइमलाइन भी दी कि लेकिन उस टाइमलाइन के अंदर वो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन स्टिल हिज थ्योरी इज जो है इट इज कंसिडर्ड अ मेजर थ्योरी इन द मॉडर्न सोशियोलॉजी। जो इसकी ये थ्योरी है कि पीपल विल इवेंचुअली इवॉल्व एंड दिस विल लीड टू अ कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय द कम्युनिज्म। तो फिर क्या होगा? जब कम्युनिज्म होगा सो एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज नीडेड। ये जो थ्योरी है इसकी, कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म कैसे रिप्लेस करेगा? बाय रिवॉल्यूशन। तो इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एलिनेशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ एलिनेशन ऑफ कार्ल मार्क्स। कि उसने कहा कि लोग क्या करेंगे? लोग खुद इस चीज के खिलाफ बगावत करेंगे और इसके साथ जो कैपिटलिज्म है इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो तब क्या जाके क्या होगा? कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा और कम्युनिज्म आ जाएगा। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एलिनेशन, ठीक है। Karl Marx's prediction may not come true within time framework he predicted, but still his theory is still a major theory in the modern sociology। फिर उसके बाद सेकेंड सोशियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने पॉजिटिविज्म एंड कार्ल मार्क्स थ्योरी दोनों को रिजेक्ट किया, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने सिर्फ पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट किया, अब हर्बर्ट स्पेंसर आए जिन्होंने दोनों को रिजेक्ट किया, उसने अपनी थ्योरी दी। हर्बर्ट स्पेंसर कौन थे? ही वाज एन इंग्लिश फिलोसफर, ही रिजेक्टेड मच ऑफ द कॉम्पिटिटिव फिलॉसफी एज वेल एज मार्क्स थ्योरी ऑफ द क्लास स्ट्रगल एंड हिज सपोर्ट ऑफ कम्युनिज्म। इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया सोशियोलॉजी में? इन 1873 ही रोट अ बुक विच वाज द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। It was the first book with the term sociology। तो ये आपने याद रखना है, फर्स्ट बुक विद द टर्म सोशियोलॉजी कौन सी थी और किसने दी थी? स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी दी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। In 1876, he published his book Principles of Sociology, in which he applied theory of organic evolution to human society and developed grand theory called social evolution। जो इसकी social evolution की theory है
इसने असल में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी ली, डार्विनिज्म की, जो डार्विन की थ्योरी थी, और उसको अप्लाई किया सोसाइटी में। उसने कहा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, पहले क्या था, ह्यूमन जो है वो ह्यूमन माइंड सिंपल था। जिस तरह डार्विनिज्म कहता है कि पहले ह्यूमन जो थे वो सिंपल थे, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स होते गए, और जब वो कॉम्प्लेक्स हो गए तो फिर सिर्फ वो लोग रह गए, वो स्पीशीज रह गई जो कि उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकती थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सोशल इवोल्यूशन ने जो इसकी अपनी थ्योरी थी, उसने कहा कि पहले सोसाइटी क्या थी, सिंपल थी, सिंपल से वो गई कॉम्प्लेक्स की तरफ। और सोसाइटी कैसे कॉम्प्लेक्स बनी, मतलब ह्यूमन माइंड कॉम्प्लेक्स हुआ। पहले थिंकिंग इतनी वाइड नहीं थी, पहले थिंकिंग बहुत लो माइक्रो लेवल पे थी और सिंपल थी, फिर लोगों की माइंड जो है वो कॉम्प्लेक्स हुए और लोगों ने बहुत सी चीज़ों पे सोचना शुरू किया। तो सोशल इवोल्यूशन हम कह सकते हैं कि सोसाइटी क्या हुई, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गई। ये इसका कॉन्सेप्ट था सोशल इवोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनी। ठीक है, तो इसने ना सिर्फ ना पॉजिटिविज्म ना कार्ल मार्क्स थ्योरी बल्कि अपनी थ्योरी दी, विच वाज अ सोशल इवोल्यूशन। In social evolution, he stated that societies like organism were simple, then progressed to form complex one. ठीक है, फिर उसके बाद है जॉर्ज साइमल। ये भी इंटरमीडिएट फेज जो हम पढ़ रहे हैं, पॉजिटिविज्म एंटी पॉजिटिविज्म, इनमें ये एक फिलोसफर भी गुजरे हैं, जॉर्ज साइमल। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जॉर्ज साइमल के साथ सोशियोलॉजी की इब्तिदा हो चुकी है ना। ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी का टर्म कॉइन किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने किताब लिखी टर्म सोशियोलॉजी से, तो सोशियोलॉजी तो आ गई है। ठीक है, मतलब उसका जो सोशियोलॉजी टर्म था वो अब तक डिस्कवर हो गया है, उस पर काम हो रहा है। लेकिन सोशियोलॉजी में फिर माइक्रो सोशियोलॉजी किस वक्त में आई, जब जॉर्ज साइमल ने इस पे काम किया। क्या लाइफ पीरियड था इनका, 1858 से 1918 तक। ही वॉज अ जर्मन आर्ट क्रिटिक हु इवोल्यूएट विजुअल आर्ट्स, हु रोट वाइडली ऑन द पॉलिटिकल एंड द सोशल इश्यूज। ठीक है, ये इनका थोड़ा सा इंट्रो था। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था सोशियोलॉजी में, मच ऑफ हिज वर्क फोकस ऑन द माइक्रो लेवल थ्योरीज। अब सोशियोलॉजी में हमारे पास होते हैं 4 लेवल्स ऑफ स्टडी एनालिसिस, जो कि हम लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं। उसमें जो माइक्रो सोशियोलॉजी है उस पर किसने फोकस दिया, पहले जॉर्ज साइमल ने। He analyzed the dynamics of 2% and 3 persons groups. माइक्रो लेवल थ्योरीज में क्या होता है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, जो स्मॉल 2% या 3% के दरमियान जो इंट्रैक्शन चल रहा है उसको हम कहते हैं कि वो माइक्रो लेवल थ्योरी। मतलब आप पूरी सोसाइटी के इंट्रैक्शन को नहीं स्टडी करते, आप सोसाइटी में 2 इंडिविजुअल्स रहते हैं उनके दरमियान स्टडी करते हैं, या 3 इंडिविजुअल्स, लेकिन 2 ग्रुप्स के दरमियान नहीं, 2 ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान नहीं, ठीक है, बल्कि विद इन अ ग्रुप अगर इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट करें तो उनके दरमियान इंट्रैक्शन को आप माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। तो ये जो माइक्रो लेवल पे स्टडी थी जॉर्ज साइमल ने शुरू की। He analyzed, okay, his work on the microsociology was then preceded by the George Herbert Mead. और उसके बाद कौन से सोशियोलॉजिस्ट गुजरे, मीड गुजरे, जिन्होंने माइक्रो सोशियोलॉजी पे काम किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइक्रो सोशियोलॉजी एज एन एकेडमिक एज अ फील्ड जो है वो इमर्ज हो गई, और जॉर्ज हर्बर्ट मीड को हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, लेस्टर फ्रैंक वार्ड थे। वार्ड भी जो है इन्होंने भी सोशियोलॉजी में काम किया। ही वॉज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। ही पब्लिश हिज बुक विच वॉज अ डायनामिक सोशियोलॉजी इन 1883। ही कॉल फॉर इंटेलिजेंट सोशल प्रोग्रेस थ्रू इंटेलिजेंट सोशल एक्शन विच सोशियोलॉजिस्ट शुड गाइड। उसने कहा कि सोशियोलॉजिस्ट का काम क्या होना चाहिए कि वो लोगों को कुछ ऐसे सोशल एक्शंस बनाए जिसके जरिए सोशल प्रोग्रेस पॉसिबल हो। सोशल एक्शन क्या होता है, आप कोई भी ऐसा एक्शन करें कि उसका इन्फ्लुएंस दूसरे इंडिविजुअल के एक्शन पे पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं रास्ते में जा रही हूँ, ठीक है, और मैं ड्राइव कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं बार बार हॉर्न बजा रही हूँ जिससे नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये सोशल एक्शन किस तरह है, जो बाकी लोग उस सड़क पे है तो उन सब की वर्क एफिशिएंसी कम हो रही है, उन सब का एक्शन इफेक्ट हो रहा है, वो जो काम कर रहे हैं उसकी इफिशिएंसी कम हो रही है, ये नेगेटिवली इफेक्ट किया। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं रास्ते पे जा रही हूँ और रास्ते पे कुछ भी जमीन पे कुछ पड़ा हुआ है, मैं उसको उठा के साइड पे कर देती हूँ, ठीक है, गंदगी है वो मैं साफ कर देती हूँ। अब उस रास्ते से जो बंदा जा रहा है अनइंटेंशनली उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, उसकी जो
वर्क एफिशिएंसी वो इन्हांस होगा, क्योंकि क्लीननेस का उसके माइंड पे इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे सोशल एक्शन है। अगर मैं रूम में बैठ के किताब पढ़ रही हूँ तो वो सोशल एक्शन नहीं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं पड़ रहा। तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि इसने कहा कि सोशियोलॉजिस्ट को असल में कुछ ऐसे इंटेलिजेंट सोशल एक्शंस बताने चाहिए ताकि वो सोशल प्रोग्रेस में हेल्प दे सके। ही रोट अ बुक कॉल्ड प्योर सोशियोलॉजी। ठीक है, प्योर सोशियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। इन 1903 ए सोशियोलॉजी बिकम अ डिसिप्लिन। इन 1895 बाय इमाल दर खान। 1895 में इमाल दर खान ने सोशियोलॉजी को एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इस्टेब्लिश कर लिया था। लेकिन उसमें हमने जिस तरह स्टार्ट में पढ़ा कि हमारे पास दो किस्म की सोशियोलॉजी होती है, प्योर और अप्लाई सोशियोलॉजी। तो उसमें जो प्योर सोशियोलॉजी है उस पर मेन काम किसने किया? वार्ड ने किया। ठीक है, ये ज्यादा एमसीक्यू में आ जाता है कि प्योर सोशियोलॉजी जो थी उस पर काम किसने किया है, तो वो लेस्टन फ्रैंक वार्ड ने किया है। ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। सोशियोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इस्टेब्लिश हुई बाय इमाल दर खान। इससे पहले जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए वो सारे अब इकट्ठे करके सोशियोलॉजी को एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन बना दिया गया। ठीक है, अब तक क्या रहता, अब तो सोशियोलॉजी का टर्म कॉइन हुआ, किसने किया? ऑगस्ट कॉम्टे ने किया। सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी टाइटल से बुक भी आया, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। फिर उसके बाद भी डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट्स आ गए। ठीक है, तो डिफरेंट जो सोशियोलॉजी के मुतालिक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे आए। अब क्या हुआ, सोशियोलॉजी को एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इस्टेब्लिश किया इमाल दर खान ने। इमाल दर खान established sociology as a formal academic discipline by establishing the first European department of sociology at the University of Bordeaux in 1895. ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या था? ही डिफाइंड टर्म्स रिलेटेड टू सोशियोलॉजी लाइक सोशल फैक्ट्स। हमने कहा कि जो सोशल एक्शन है वो दिए थे मैक्स वेबर ने, वो जो टर्म था। सोशल फैक्ट का टर्म किसने दिया था? इमाल दर खान ने। ठीक है, moreover he said that through social facts it could be determined that the society is healthy or pathological. उसने कहा कि हमारी सोसाइटी के कुछ फैक्ट्स है, सोशल फैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स है, वैल्यूज है, ये सारे सोशल फैक्ट्स है। सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं? जो कि शेयर थॉट्स होते हैं, हमारी सोसाइटी के मेजॉरिटी लोग उसके साथ बिलीव करते हैं। तो उसने कहा कि हमारी सोसाइटी में ऐसे सोशल फैक्ट्स हैं एंड थ्रू सोशल फैक्ट्स, जब हम उस सोशल फैक्ट्स को स्टडी करें तो हम पता चल जाता है कि सोसाइटी हेल्दी है या फिर पैथोलॉजिकल है। हेल्दी सोसाइटी में उसने कहा कि उसके जो सोशल फैक्ट्स है वो स्टेबल होते हैं। जिस सोसाइटी में वक्त के साथ रैपिड चेंज नहीं आता, उसने कहा वो हेल्दी सोसाइटी है, क्योंकि वहाँ के सोशल फैक्ट स्टेबल है, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में मेंटेन है। पैथोलॉजिकल सोसाइटी इज सी ब्रेक डाउन इन सोशल फैक्ट्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, एंड वो सोसाइटी जिसमें मॉडिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाए, जिसमें नॉर्म्स जो है वो बहुत जल्दी चेंज होते हो, वो पैथोलॉजिकल सोसाइटी, क्योंकि वहाँ के सोशल फैक्ट जो है वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो उनको बाइंड रख सके। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन तो इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन उसमें जो डिफरेंट सोशियोलॉजिकल मेथड है जिसके बेस पे हम रिसर्चेस करते हैं सोशियोलॉजी में, वो किसने? वो भी इमाल दर खान ने इनकी फाउंडेशन रखी। इमाल दर खान ले डाउन हिज थ्योरी ऑन हाउ द सोसाइटी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्रिमिटिव स्टेट टू कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। वही बात है जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने भी की कि सोशल इवोल्यूशन कि कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आई। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन इन सोशियोलॉजी इज द पब्लिकेशन ऑफ 2 books which is the rules of the sociological methods and division of labor in society. In 1897, Durkheim attempted to demonstrate the effectiveness of his rules on the social research, which he published a work titled Suicide. जो इसने अपनी पहली बुक लिखी है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। इसने डिफरेंट मेथड्स दिए कि आप सोशल रिसर्च कैसे करेंगे, और उन सोशल रिसर्च को फिर उसने खुद भी इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, खुद उन मेथड्स को अप्लाई करके उसने किस टॉपिक पे स्टडी किया? सुसाइड पे स्टडी किया। ही एग्जामिन डिफरेंट सुसाइड स्टैटिस्टिक इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से डिफरेंट जो है उसके स्टैटिस्टिक ले, और तब जाके कंक्लूजन ड्रॉ किया, मतलब एक साइंटिफिक वे में जो है इस चीज को स्टडी किया। ये नहीं कि एक ओपिनियन दिया या स्पेकुलेशन से, बल्कि डेटा कलेक्ट करके लोगों से उन्होंने इस चीज को स्टडी किया। तो यहाँ से यही पता चल गया कि जो मैंने रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स दिए हैं वो कितने इफेक्टिव है। ठीक है,
फिर उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो सोशियोलॉजी। हम इससे पहले भी हमने पढ़ा माइक्रो सोशियोलॉजी में किसने काम किया था, जॉर्ज साइमन ने, और हमने फिर आखिर में पढ़ा था कि हम जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो है वो बाद में पढ़ेंगे। तो मीड ने भी उसमें काम किया था माइक्रो सोशियोलॉजी में, और ये भी इंटरमीडिएट फेज में ही आते हैं। मीड वो जो थे, ही वॉज अ फिलोसफर एंड सोशियोलॉजिस्ट हुज वर्क फोकस ऑन द वेज इन विच द माइंड एंड द सेल्फ वर डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ द सोशल प्रोसेसेस। इनका असल में जो इनकी थ्योरी है वो इस चीज पे बेस करती है कि माइंड एंड सेल्फ आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मतलब आई एंड मी थ्योरी है, ठीक है, कि एक हो जब आपकी सोशलाइजेशन नहीं होती उससे पहले आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और जब आपकी सोशलाइजेशन हो जाती है, जब आप सोसाइटी में नॉर्म सीख लेते हैं, तो फिर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। ये है आई एंड मी थ्योरी। फिर आपका माइंड कैसे इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ, तो ये जो पूरा प्रोसेस था ये इसने आई एंड मी थ्योरी में एक्सप्लेन किया। His work was mainly associated with symbolic interactionism and emphasized micro-level analysis as George Simmel did, ठीक है। जिस तरह जॉर्ज साइमन ने किया माइक्रो लेवल एनालिसिस पे स्टडी किया, इस तरह जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने भी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को स्टडी किया और इसके मुतालिक आई एंड मी थ्योरी दी। ओके, यहाँ पे एंड हुआ पॉजिटिविज्म एज, अब स्टार्ट हुआ पॉजिटिविज्म एज, तो सॉरी एंड हो चुका है इससे पहले। अब इस एंड हुआ इंटरमीडिएट फेज। जो हम पहले कह रहे थे कि पॉजिटिविज्म एंड एंटी पॉजिटिविज्म के दरमियान एक इंटरमीडिएट फेज है, वो एंड हुआ। अब स्टार्ट होता है एंटी पॉजिटिविज्म। एंटी पॉजिटिविज्म जो 1864 से 1920 तक था। पहले पढ़ लेते हैं एंटी पॉजिटिविज्म क्या होता है। इट इज अ थ्योरेटिकल स्टांस that proposed that a social realm cannot be studied with the methods of investigation utilized within the natural sciences, and that investigation of the social realm requires a different epistemology. पॉजिटिविज्म ने हमने क्या पढ़ा कि जो नेचुरल साइंसेज में जो लॉज है, कहते हैं कि उस तरह के लॉ जो सोशियोलॉजी की पढ़ाई के लिए भी होने चाहिए, जिससे हम सोसाइटी को स्टडी कर सके। ये है एंटी पॉजिटिविज्म। इन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जिस तरह नेचुरल साइंसेज के लॉज है, इस तरह कुछ लॉज जो है वो सोशल रिफॉर्म्स को या सोशल पैटर्न को स्टडी करें। ये पॉसिबल नहीं है। इसने कहा कि इसके लिए डिफरेंट एपिस्टेमोलॉजी, डिफरेंट मेथड होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो पॉजिटिव एज एंटी पॉजिटिविज्म के दरमियान डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा हम ब्रीफली देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एंटी पॉजिटिविज्म को कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने सपोर्ट किया। पॉजिटिविज्म वाज प्रपोज्ड बाय ऑगस्ट कॉम्टे, ठीक है, कि साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स वेबर। अब हम मैक्स वेबर को आगे पढ़ेंगे। पॉजिटिविज्म एज टाइमलाइन 1830 से 1840 तक था, 1864 से 1883 तक। पॉजिटिविज्म का असल मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि इट कॉल फॉर द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन द सोशल साइंसेज इज नेचुरल साइंस, कि जिस तरह नेचुरल साइंसेज में आप लैब में जाते आप कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते, इस तरह आप सोशियोलॉजी के लिए भी करें, सोसाइटी को भी इस तरह स्टडी करें। Anti-positivism believe that scientific method of investigation may not be applied to social sciences, कि ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है बहुत से ऐसे इश्यूज होंगे जिनमें हम नेचुरल साइंसेज के लॉज को अप्लाई ही नहीं करते, सोशल साइंसेज में नहीं कर पाएंगे। इट कॉल फॉर द ऑब्जेक्टिव नॉलेज, जो पॉजिटिविज्म था, चूंकि वो कह रहा था कि साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, तो साइंटिफिक स्टडी का तो मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है कि वो ऑब्जेक्टिव होगी। जैसे सोशल साइंसेज में होता है ना, जैसे लॉज ऑफ फिजिक्स है, वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक ही है, ऑब्जेक्टिव विच इज सेम फॉर ऑल, ठीक है। जबकि एंटी पॉजिटिविज्म ने कहा कि और चूंकि ऑब्जेक्टिव नॉलेज पॉसिबल नहीं है, सो इट बिलीव्स ऑन द सब्जेक्टिव नॉलेज, के सब्जेक्टिव नॉलेज होना चाहिए। इसकी एग्जांपल पॉजिटिविज्म अप्रोच जो था, इसकी एग्जांपल में आता है इमालदार खान, जिस तरह उन्होंने इस सुसाइड पे स्टडी किया, जिस तरह हमने अभी स्टडी किया कि उन्होंने सोशियोलॉजिकल मेथड्स भी बताया खुद, और उन्होंने स्टैटिस्टिकली डिफरेंट प्रोविंसेस से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया और सुसाइड को स्टडी किया। एग्जाम्पल इसमें मैक्स वेबर है, विल्हम डिल्टे हैं एंड हेनरिच रिकरवर्क है। इनके जो काम, जितने भी इन्होंने काम किए हैं, वो सारे एंटी पॉजिटिविज्म अप्रोच पे किए हैं। इट वर्क ऑन अ साइंटिफिक वे, पॉजिटिविज्म जो वर्क साइंटिफिक वे पे करता है, एंड इट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्स्तेहान अराइज बाय एंटी पॉजिटिविज्म, और जो एंटी पॉजिटिविज्म है वो अपना एक अलग कॉन्सेप्ट देते हैं विच इज वर्स्तेहान। ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। मैक्स वेबर कौन थे? इन्होंने एंटी पॉजिटिविज्म को जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया है, तो हम इनका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। ही एस्टैब्लिश्ड सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट इन जर्मनी एट द लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच इन 1919। 1895 में इमालदार खान ने सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट फर्स्ट टाइम बनाया, एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन उसको एस्टैब्लिश किया। मैक्स वेबर ने भी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया जर्मनी में 1919 में। ही रोट ऑन मैनी टॉपिक्स रिलेटेड टू सोशियोलॉजी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल चेंज इन रशिया एंड सोशल फोर्सेस दैट अफेक्ट फैक्ट्री वर्कर्स।
उसने बहुत से इश्यूज पे काम किया, लाइक पॉलिटिकल चेंज इन रशिया, उस पर भी लिखा, ठीक है, सोशल फोर्सेस पे भी that affect factory workers. He, along with other researchers, contribute to the methodological research. उसने इस चीज़ पे भी काम किया कि सोशोलॉजी में रिसर्च कैसे होनी चाहिए, ठीक है, क्या मेथड उसका होना चाहिए। जिस तरह पॉजिटिविज्म कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, तो इनके मुताबिक क्या मेथड होना चाहिए, उस पर भी उन्होंने काम किया। ही इज नॉन फॉर हिज बुक 1904 में इन्होंने बुक लिखी द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये इनकी मशहूर किताब है। His book of Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism is considered one of the most controversial book. और controversial book ये है कि इनका असल में मानना ये था कि कैपिटलिज्म जो है, जो कैपिटलिज्म एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी से रिलेटेड, ये असल में जो प्रोटेस्टेंट है, कॉल्विनिस्ट, मतलब ये क्रिश्चियंस में एक ब्रांच है, ठीक है, क्रिश्चियंस है सारे, तो जो प्रोटेस्टेंट है इसने असल में थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन दिया कैपिटलिज्म को, एंड इट गिव राइज टू कैपिटलिज्म। एक आर्ग्यूमेंट ये है कि कैपिटलिज्म एंड प्रोटेस्टेंट जो है ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स कि इन्होंने एक दूसरे की मदद की और इस चीज़ को अराइज किया। तो ये दो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं इनकी किताब के बारे में। आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आप इस पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वेबर ने अपनी सेकेंड बुक लिखी जिसका सोशियोलॉजी में बहुत रोल है, विच इज द नेचर ऑफ द सोशल एक्शन। सोशल एक्शन का कॉन्सेप्ट दिया ही मैक्स वेबर ने ही, हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं 1922 में। इन हिज बुक ही डिस्क्राइब सोशियोलॉजी एज अ स्ट्राइविंग फोर्स टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द सोशल एक्शन एंड देयर बाय गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द वे इन विच द एक्शन प्रोसीड इन इफेक्टिव प्रोड्यूस। इसने कहा कि सोशियोलॉजी के जरिए हम स्टडी कर सकते हैं सोशल एक्शंस को, हम पढ़ सकते हैं कि एक्शंस जो है वो किस तरह प्रोसीड होते हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है दूसरे लोगों पे। मैक्स वेबर का एंटी पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट क्या था? ही बिलीव दैट इट इज इम्पॉसिबल टू यूज साइंटिफिक मेथड्स टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप्स एज पीपल होप टू डू। इसने कहा कि तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम साइंटिफिक मेथड इसमें अप्लाई करें जिस तरह नेचुरल साइंस में होते हैं। ही आर्ग्यू दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर ऑन द ह्यूमन रिसर्चर्स शुड बी कंसिडर। उसने कहा, और उसने क्यों कहा कि पॉसिबल नहीं, उसकी इसने रीजन बताया। उसने कहा कि सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में तो हम स्टडी करते हैं सोसाइटी को, मतलब हम कल्चर को स्टडी करते हैं, हम इन चीज़ों को। तो जो रिसर्चर है जो इन चीज़ों को स्टडी कर रहा है वो खुद भी ह्यूमन है, उस पर खुद भी कल्चर का इन्फ्लुएंस है, तो वो कैसे हमें ऑब्जेक्टिव नॉलेज देगा, कैसे हमें साइंटिफिक नॉलेज देगा। साइंटिफिक नॉलेज याद रखिए वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है। तो इसने कहा कि ऑब्वियसली जो रिसर्चर है वो खुद भी इंसान है, चूंकि वो स्टडी कर रहा है कल्चर को, जिस चीज़ को वो स्टडी कर रहा है उसी कल्चर में वो बड़ा हुआ है और उसने उसको इम्पैक्ट किया है उस कल्चर ने, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो उसमें हमें ऑब्जेक्टिव नॉलेज दे जिस तरह पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि ये पॉसिबल है। He proposed anti-positivism whereby social researcher would strive for subjectivity as they were to represent social process, cultural norms and societal values। उसने कहा कि अगर सोशल रिसर्चर्स सोसाइटल वैल्यूज, कल्चर नॉर्म्स और ऐसी चीज़ों को स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली वो सब्जेक्टिव नॉलेज हमें देंगे। ऑब्जेक्टिव नॉलेज पॉसिबल नहीं है ऐसे केस में, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसने इस रिसर्चर को भी अफेक्ट किया है। और यहाँ से अराइज होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्स्तिहान। ये कॉन्सेप्ट इसने दिया to remove biasedness as the researchers themselves have society or culture effect. He developed a concept of वर्स्तिहान. It refers to the empathetic understanding of the human behavior. उसने कहा कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्च हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कोई बंदा कुकिंग कर रहा है तो आप उस चीज़ को किस तरह अंडरस्टैंड करें, आप उसको ऑब्जर्वेशन से नहीं बल्कि आप खुद को उसकी जगह रख के अंडरस्टैंड करेंगे। वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन को आप खुद को उनकी जगह रख के, जैसे कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ, आप इस तरह आपने इमेजिन करना है, तभी जाके आप उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उसने दिया कि अगर हमने सोशियोलॉजी में हमने सोशल पैटर्न को स्टडी करना है तो हमने वर्स्तिहान तरीके से करना है। और ये अप्रोच क्या है कि आपने उन चीज को एम्पैथेटिकली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्स्तिहान को एक्सप्लेन करते हैं। वर्स्तिहान जो है इट्स अ जर्मन वर्ड विच मीन्स टू अंडरस्टैंड इन अ डीप वे, कि आप डीप वे में चीज को स्टडी करें। अ कॉन्सेप्ट दैट बेस्ड ऑन द नीड फॉर सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, कि आप एक चीज को दूसरे के पर्सपेक्टिव से समझें, ठीक है। इन सीकिंग वर्स्तिहान outsider observer of the social world which may be an entire culture or a small setting attempt to understand it from the insider's point of view। वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये
ये एक रिसर्चर है, ठीक है, इसके अंदर ये एक स्मॉल सेटिंग है, ठीक है। आपने उस चीज को एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग करनी है। कोई भी स्मॉल सेटिंग ले ले, कोई रिसर्च ले ले, या फॉर एग्जांपल कल्चर, अगर आपने कल्चर को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो आप उस चीज को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? जो लोग उस कल्चर में रह रहे हैं, आपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को स्टडी करना है। अगर मैं लेती हूँ कि एक रिसर्चर है, ठीक है, वो एक रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, तो आपने उस चीज को कैसे परसीव करना है? आपने उस चीज को उनके सर्कल के अंदर जाके, ठीक है, जो उनका एरिया है, आपने उनमें जाके उस रिसर्चर के, मतलब वो रिसर्चर जहां पे है, आपने उसके पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करना है। इट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप अंडरस्टैंड करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट पीपल आर डूइंग। आप कोई चीज अंडरस्टैंड, कोई लोग जो वो कुछ कर रहे हैं, तो आप खुद को उनकी जगह रख के आप उस चीज को अंडरस्टैंड करें। यू ऑब्जर्व समवन चॉपिंग वुड, कोई बंदा आपके सामने वुड की चॉपिंग कर रहा है, ठीक है, तो आपने कैसे उसको अकॉर्डिंग टू वसहान कॉन्सेप्ट, आपने खुद को उसकी जगह रख के अंडरस्टैंड करना है उस सोशल एक्शन को। तो इस तरह आप अंडरस्टैंड करेंगे तो वो हमें सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग देगा, आप उस चीज को उस बंदे के पर्सपेक्टिव से समझ पाएंगे। प्रोग्रेस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में सोशियोलॉजी में क्या एज अ डिसिप्लिन, इसमें क्या मजीद डेवलपमेंट हुई, उसके कुछ फैक्ट्स यहाँ पे मेंशन है। कोर्स इन सोशियोलॉजी अपीयर इन मैनी यूनिवर्सिटीज इन 1990। 1895 में क्या हुआ? अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी पब्लिश हुई। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, नाउ कॉल्ड अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1905, ठीक है। ये सारे सोशियोलॉजी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। मोस्ट ऑफ द अर्ली यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट कम फ्रॉम द फील्ड ऑफ द हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमी और फिलोसफी। डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट फिलोसफर्स, हिस्टोरियंस, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट वो आए, उन्होंने सोशियोलॉजी में कंट्रीब्यूशन दिया। फिलोसफी, जिस तरह फिलोसफर में आप ले सकते हैं, जिस तरह इब्न खल्दून थे, पहले वो जो है फिलोसफर थे, इन्होंने बाद में सोशियोलॉजी के लिए कंट्रीब्यूट किया। हिस्टोरियन मार्टिन ली जो है वो हिस्टोरियन थे, जो हमने पढ़ा, ठीक है। तो बाद में उन्होंने सोशियोलॉजी जब एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन एस्टैब्लिश हुआ, तो उनके वर्ड्स इसमें इंक्लूड हुए। मैनी ऑफ द अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट वर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड्स, वो रूरल बैकग्राउंड से थे। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो रूरल बैकग्राउंड तो टोटली रिशेप हो गया और हमारे पास अर्बन आया, अर्बनाइजेशन आई। तो इसलिए वो सोशियोलॉजी में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ताकि हम सोशियोलॉजी की वजह से हम साइंटिफिकली इन चीज़ों की, जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हमें जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, हम इसको साइंटिफिकली इसके सोल्यूशन निकालें, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद है इमर्जेंस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सोशियोलॉजी। हमने दो एस्पेक्ट्स पढ़े, पॉजिटिविज्म एंड एंटी पॉजिटिविज्म। इसके बेस पे अब हमारे पास दो सोशियोलॉजी के फील्ड्स आए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इट्स एम इज टू गैदर नॉलेज सिस्टमैटिकली, नॉट टू जनरलाइज और प्रिडिक्ट, ठीक है, ताकि वो सिस्टमैटिकली नॉलेज को गेन कर सके। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड एसोसिएटेड विद द पॉजिटिविस्ट अप्रोच एंड क्वालिटेटिव इज एसोसिएटेड विद द एंटी पॉजिटिविस्ट। ये था पॉजिटिविस्ट अप्रोच कि आपने हर चीज को सिस्टमैटिकली स्टडी करना है। एक तक एंटी पॉजिटिविस्ट कि आपने वर्सेहान कॉन्सेप्ट से स्टडी करना है। तो ये दोनों अप्रोचेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं आज भी सोशियोलॉजी में, क्वांटिटेटिव, लेकिन उसको जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च कहा गया है, विच इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। कुछ डिपेंड करता है रिसर्च क्वेश्चन पे कि वो किस तरह का क्वेश्चन है, उसके मुताबिक आप इनमें से फिर कोई भी मेथड ले सकते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सोशियोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी डील्स विद द क्वालिटेटिव रिसर्च, तो वो क्वालिटेटिव सोशियोलॉजी है, एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च तो क्वालिटेटिव सोशियोलॉजी है। क्वालिटेटिव सोशियोलॉजी जो है वो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करती है, जबकि क्वांटिटेटिव फिर उसको टेस्ट करती है। इट वर्क्स ऑन मेथड्स लाइक इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या होता है? ग्रुप इंटरव्यू ऑफ सिमिलर पीपल। आइडेंटिकल पीपल मतलब आप जो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फैमिली में जो है मैरिज पे फॉर एग्जांपल मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, तो फोकस ग्रुप जो मेरा होगा तो वो सारे मैरिड ही होंगे, क्योंकि ताकि उनमें वो क्वालिटीज तो हो, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो मैं असल में टेस्ट करना चाहती हूँ। एनालिसिस ऑफ कंटेंट, सोर्सेज, बुक्स, मैगजीन्स या जर्नल्स, इनसे भी क्वालिटेटिव सोशियोलॉजी में हेल्प ले सकती है। इट वर्क्स ऑन द स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक सर्वे है, एनालाइजिंग डेटा, ठीक है। जितने भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है जिसमें कोई भी डेटा यूज होता है वो क्वांटिटेटिव है। इट्स कंक्लूजन और डेटा इज एक्सप्रेस इन वर्ड्स, इसके आखिर में स्टेटमेंट होता है, एंड इट इज एक्सप्रेस इन डिजिट्स, कोई भी क्वांटिटी होती है। इट इज एंटी पॉजिटिविस्ट अप्रोच एंड इट इज पॉजिटिविस्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये उसका डिफरेंस था।
हमने पढ़ लिया कि सोशियोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन कैसे इस्टेब्लिश हुआ, हमने फिर ये पढ़ा कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सोशियोलॉजी किस तरह इमर्ज हुआ। अब हम आखिर में पढ़ते हैं हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी क्या होती है। ये मैंने इसलिए इस लेक्चर में ऐड किया क्योंकि जितनी भी हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा उसको हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। इट इज़ द हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसी लेक्चर में सारी हिस्ट्री भी पढ़ी है। The term historical sociology commonly applied to sociological analysis based on the historical data may be primary or secondary data. Primary data आप directly जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं थ्रू क्वेश्चनर करते हैं, थ्रू इंटरव्यू करते हैं, और सेकेंडरी डेटा जो आपके पास पहले से है इन द फॉर्म ऑफ द लिटरेचर। तो इट अप्लाइड टू ऑल सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। आप सोसाइटी के एनालिसिस करें ऑन द बेसिस ऑफ एनी डेटा, तो वो क्या हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी है। लेकिन द स्टडी ऑफ सोसाइटी ओवर टाइम, स्टडी ऑफ सोसाइटी ओवर टाइम जितने भी हमने अभी लेक्चर पढ़ा ये सारा था ना ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोसाइटी में वक्त के साथ चेंज आते गए, वो सारा क्या था, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, ठीक है। जिस तरह इनलाइटनमेंट आया, लोगों के तौर में चेंज आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो सोसाइटी रिशेप हुई, मोबिलाइज हुई, न्यू काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो हमने अभी पढ़ा। तो ये सारी किस चीज़ के सब्जेक्ट मैटर में आता है, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में। इसको डिफाइन किया लेचमन ने, हुआ द जर्मन इकोनॉमिस्ट। इन्होंने डिफाइन किया दैट हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी इज अ वे historical sociology is a way of doing sociology that recognize changes as a true subject matter of discipline. इसने कहा कि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी असल में चेंजेस को स्टडी करता है। चेंजेस इज कंसिडर्ड द ट्रू सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस डिसिप्लिन। वक्त के साथ क्या चेंज आया वो हम स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर, दे डू रिसर्च ऑन हाउ सोसाइटीज हैव इवॉल्व। जिस तरह हमने पहले देखा कि पहले कॉन्सेप्ट था सोसाइटी का, उसके बाद जो है सोसाइटी इवॉल्व हुई जब इनलाइटनमेंट आया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। व्हाट चेंजेस और एडोप्टेशन सोसाइटी हैज मेड, सोसाइटी में क्या चेंजेस आया, मतलब सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंज आया, फंक्शन में चेंज आया, किस चीज में, तो स्ट्रक्चर में चेंज आया जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। व्हाट वर द इवेंट्स दैट स्पॉट चेंजेस, इवेंट्स क्या थे उसके पीछे, तो इवेंट्स क्या थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, एनलाइटनमेंट एरा, ये सारा। व्हाट आर द ट्रेजेक्टरीज फॉर फर्दर सोसाइटल डेवलपमेंट, सोसाइटी में मजीद जो डेवलपमेंट है वो उसकी क्या ट्रेजेक्टरी है, मतलब वो कैसे पॉसिबल है, किस पाथ में पॉसिबल है, और कैसे क्या उसके पीछे क्या इवेंट्स होंगे, और वो कैसे इवॉल्व होगा, सोसाइटी मजीद कैसे इवॉल्व होगी। हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजी हम कैसे पढ़ते हैं, जो सोसाइटी में अगर कोई चेंज आया है तो उसकी कोई अपनी मेथोडोलॉजी, जैसे पैलोग्राफी है, इट रिफर्स टू हिस्टोरिकल हैंड राइटिंग्स। हिस्टोरिकल हैंड राइटिंग्स को स्टडी करते हैं, उससे हमें अंदाजा हो सकता है कि सोसाइटी पहले कैसे थी, अब कैसे है। स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, स्टडी ऑफ आर्काइव्स, आर्काइव्स कहते हैं एविडेंसेस को सॉरी। स्टडी बाय क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी कहते हैं एस्टैब्लिशिंग द डेट्स ऑफ पास्ट इवेंट, जितने भी पास्ट इवेंट्स गुजरे हैं उसको आप थ्रू टाइमलाइन जब उसको डिस्कस करते हैं कि पहले ये हुआ, उसके बाद टाइम सेंचुरी में ये हुआ, जिस तरह भी हमने पूरा लेक्चर पढ़ा, टाइमलाइन पूरा दिया कि 5 एरास गुजरे और उसके साथ अपना टाइमलाइन। तो जब आप पास्ट इवेंट्स को इस तरह क्रोनोलॉजी में आप अरेंज करके आप स्टडी करते हैं। एपिग्राफी, स्टडी ऑफ राइटिंग्स, तो इससे हमें पता चलता है कि सोसाइटी में वक्त के साथ क्या चेंज आया, जो कि हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट कॉन्टेंट है। थिंकर ऑफ हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, इसमें किस किस ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, ये हर्बर्ट स्पेंसर थे। क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, सोशल इवोल्यूशन, अब हमने डिस्कस किया है इससे पहले। इनकी बुक क्या थी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। ओके, एट द एंड हम जितना भी अब हमने पढ़ा वो सारा हम कंक्लूड करते हैं आज के इस लेक्चर में, ठीक है। जितना भी हमने पढ़ा उनको समराइज किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैन बीइंग सोशल एनिमल, एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे पास 2 मेन इवेंट्स हुए। क्या इवेंट्स हुए, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन बीइंग सोशल एनिमल, लोगों ने जैसे प्लेटो था, एरिस्टोटल था, डिफरेंट फिलोसफर ने सोचा कि मैन चूंकि सोशल एनिमल है तो इनके लिए क्या होना चाहिए, नीड ऑफ सोसाइटी। नीड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ मैन, क्योंकि मैन सोशल एनिमल है। यहाँ भी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी थी। फिर उसके बाद क्या आया, प्री इनलाइटनमेंट एरा, उसमें थे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डायनामिक्स, किसने दिया, मार्टिन लू ने, मार्टिन ली ने। और कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डायनामिक्स उन्होंने कहा कि ये असल में जो हिस्टोरिकल फाउंडेशन चल रहा है वो असल में सोशल डायनामिक्स के बेस पे है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल कोहेशन इब्ने खल्दून ने दिया। प्री इनलाइटनमेंट एरा में हमारे पास ये इवेंट्स हुए। फिर उसके बाद आया इनलाइटनमेंट एरा। इनलाइटनमेंट क्या हुआ, इसमें लोगों की सोच चेंज हुई, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ। कैसे, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एज फ्री इंडिविजुअल एंड इक्वल, कि सारे मैन इक्वल है। इसमें हमने फिर मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट पढ़ा, फेमिनिस्ट पढ़ी कि कैसे उसने विमेन राइट्स के लिए बात की, कि चूंकि उस वक्त का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि सारे मैन जो है ऑल मैन आर फ्री एंड ऑल मैन आर इक्वल, ये इनलाइटनमेंट एरा हुआ।
फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल एरा, इंडस्ट्रियल एरा में सोसाइटी शेप रीमेड, दोबारा से सोसाइटी रीमेड हुई। कैसे? जब इंडस्ट्रीज आई तो हमारे पास कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जिसमें हमारे पास भी सोशल क्लासेस बने। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ? पॉजिटिविज्म मॉडिफाई अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी रिशेप हुई लेकिन उसके बाद पॉजिटिविज्म का एरा आया। पॉजिटिविज्म एरा में हमारे पास क्या आया कि सोसाइटी को कैसे स्टडी करना है उसका एक अप्रोच हमारे पास है, इसको हम मेथोडोलॉजी भी कह सकते हैं। ये दिया था ऑगस्ट कॉम्टे ने। ना सिर्फ पॉजिटिविज्म बल्कि ओरिजिन ऑफ टर्म सोशियोलॉजी भी पॉजिटिविज्म एरा में आया और ये भी ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? जो इंटरमीडिएट फेज था, टाइम पीरियड बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड एंटी पॉजिटिविज्म, इसमें हमारे पास ये 4 इवेंट्स हुए। फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट बुक विद द टाइटल ऑफ सोशियोलॉजी, किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। फिर उसके बाद माइक्रो लेवल स्टडी स्टार्ट हुई सोशियोलॉजी में, प्रमोट किया किसने? जॉर्ज साइमल एंड मीर ने। सोशियोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन एस्टैब्लिश हुआ टाइम पीरियड बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड एंटी पॉजिटिविज्म में, ये आपने याद रखना है। ठीक है, मेजर इवेंट इसमें क्या था कि सोशियोलॉजी एस्टैब्लिश हो गई एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इन टाइम पीरियड बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड एंटी पॉजिटिविज्म। और किसने? इमारदार खान ने इसको इस्टेब्लिश किया। एंड इमारदार खान ने और क्या किया? सोशियोलॉजिकल मेथड्स भी दिए और खुद उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया, जिस तरह उनकी सुसाइड स्टडी थी। फिर उसके बाद आया एंटी पॉजिटिविज्म, इंटरमीडिएट फेज खत्म हो गया, एंटी पॉजिटिविज्म बिगेन हुआ। मैक्स वेबर ने एंटी पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया और साथ में वेस्टरहाम का कॉन्सेप्ट भी मैक्स वेबर ने दिया। और इससे आगे हमारे पास क्या आया? पॉजिटिविज्म एंड एंटी पॉजिटिविज्म ने हमारे पास 2 मजीद फील्ड्स को जो है उसको डेवलप किया। वो क्या थी? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इट वाज ऑन द बेस ऑफ द अप्रोच कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, थ्रू पॉजिटिविस्ट कर रहे हैं या एंटी पॉजिटिविस्ट कर रहे हैं। ठीक है, so thank you so much for watching. It was end of our lecture. Leave your questions in the comment section below. आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच।